हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था उसका टी हाफ, T25, T75, T100%, ये सब पढ़ लिया था। उनके बाद हमने जीरो ऑर्डर से रिलेटेड ग्राफ्स देखे थे कि हमारे ग्राफ्स कौन से बनते हैं, कैसे बनते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप जाइए और ग्राफ्स को या फिर उनको देख कर आइए। जीरो ऑर्डर को कंप्लीट हो चुका हमारा। फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, उसकी T100% क्या होता है, T75% क्या होता है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। अभी हम इस लेक्चर में करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सर मतलब ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें कौन कौन से ग्राफ हमारे बनते हैं उन्हें करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन ग्राफ्स को पढ़ने से पहले हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है। सर वो कौन सी चीज है? सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने निकाली थी तो वहां पर कौन कौन से फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूले से तो ग्राफ बनेंगे हमारे। तो हम उनको एक बार याद रख लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं कौन कौन से फॉर्मूले थे। आपको पता होगा, आपने नोट्स कर रखे जो पिछली क्लासेस हैं, अगर आपने देख रखी है तो आपको पता होंगे। नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से। ज्यादा नहीं फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला हमने ये देखा था, A=A0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के। सर ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था। किसका था हमारा ये फर्स्ट फॉर्मूला? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने निकाली थी। दूसरा फॉर्मूला हमारा ये था K=1/T यहाँ क्या था, ln A0/A। सर यही था ना हमारा सेकंड फॉर्मूला, बिल्कुल यही था हमारा सेकंड फॉर्मूला। और इसको हम ln को लॉग की टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर मैं लॉग की टर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाता मेरा, K=2.303/T और लॉग वेज 10 A0/A। यही था ना। यहाँ पर A0 क्या है भैया, यहाँ पर A0 है हमारे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, और A क्या है, T टाइम पे जितनी कंसंट्रेशन बची वो। और हम A को A0-X भी लिखते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में सब कुछ बता चुके हैं। अभी हमें इतने की जरूरत है, हमने इतना कर लिया। सर एक और फॉर्मूला हमने यहाँ पर पढ़ा था, थर्ड फॉर्मूला था हमारा टी हाफ का। टी हाफ बराबर कितना होता है? टी हाफ बराबर था 0.693/K, 0.693/K। सर इतने फॉर्मूले थे हमारे, तीन फॉर्मूले। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी ग्राफ हैं हमारे इन तीन फॉर्मूले से कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर, काम करते हैं हम। अब क्या करने वाले हैं, ग्राफ्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा पहला ग्राफ है भाई, कौन सा ग्राफ है मेरा पहला? मेरा पहला ग्राफ आया सर, हमको ग्राफ बताना है किस किस के बीच, A वर्सेस T। A क्या है सर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। T क्या है सर, टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है पहले लेक्चर में भी हम जान चुके थे, कुछ इस टाइप से क्या करते हैं, एक्सेस बनाते हैं। एक हमारी एक्स एक्सेस होती है, दूसरी हमारी वाई एक्सेस हो जाती है। यही है ना। ये हमारी कौन सी एक्सेस होती है सर, वाई एक्सेस। और ये हमारी कौन सी एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस। तो याद रहे, क्या याद रहे, कि यहाँ पर जो आपको ग्राफ जहां पर भी बनवाएगा, उस ग्राफ में जो चीज पहले दी जाती है वो हमारा वाई एक्सेस पे आती है, और जो हमारी बाद में दी जाती है वो हमारी एक्स एक्सेस पे आती है। इतना ध्यान रखें। इसका मतलब सीधा सीधा सर एक चीज होगी, क्या चीज होगी, हम वाई एक्सेस पर किसको रखेंगे, वाई एक्सेस पर रखेंगे हम ए, और एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, टी। मतलब ए क्या है सर, ए जो है वो ए क्या है हमारा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। और टी क्या है सर, टी हमारा टाइम है। अब इसके लिए अगर ग्राफ बनाना है तो हमने कहा था इनकी कोई ऐसी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ढूंढिए जिसमें ए और टी दोनों आ रहे हो, जिसमें ए भी हो और टी भी हो। अगर ये दोनों आ रहे हैं, अगर ये हमारे दोनों आ रहे हैं, ए भी और टी भी, तो उस ऐसी ग्राफ इक्वेशन को आप देख लीजिए। वहां से फिर हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसका जो ग्राफ है वो बना सकते हैं। तो पीछे गए हम, इन तीनों में है कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें ए भी और टी भी हो? यहां देखो ए है, यहां मेरा क्या है, टी है। ए है और हमारा क्या है, टी है। इसका मतलब सर ये वाली इक्वेशन है जिसमें ए और टी आ रहा है। सर टी तो यहाँ पर भी आ रहा है, टी यहाँ टी हाफ है, लेकिन यहाँ पर ए भी आ रहा है, लेकिन वहां पर एल एल लगा हुआ है, लॉग है इसमें भाई। लॉग है तो बिना लॉग के, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है इसमें लॉग नहीं है ना। लॉग नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। और ये वाली इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली इक्वेशन है हमारी सर A=A0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के।
अब इस वाला देखो, ये एक इकलौता ऐसा ग्राफ है जो लीनियर इक्वेशन को मतलब एक्सप्लेन नहीं करता। जो हमने देखो ग्राफ हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, लीनियर ग्राफ होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं, हाइपरबोलिक होते हैं, पैराबोलिक होते हैं, सर्कल में भी होता है। हमें केवल यहाँ पर हमारी सारी की सारी प्रॉब्लम लीनियर ग्राफ इक्वेशन पे सॉल्व हो जाती है, y बराबर mx प्लस सी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये y इक्वल टू mx प्लस सी से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन आ रहा है भैया, एक्सपोनेंशियल आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल में हम एक काम करते हैं, रिलेट करके देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर रिलेट कैसे करेंगे, अगर मैं टाइम को बढ़ाऊंगा तो इस a पर क्या फर्क पड़ेगा, ये कम होगा या बढ़ेगा। तुम सोचो, अगर मैं यहाँ पर t की वैल्यू बढ़ाता हूँ, t यानी टाइम बढ़ाता हूँ, तो kt की वैल्यू बढ़ेगी, जाहिर सी बात है सर kt की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। kt की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन किस में बढ़ रही है, वो निगेटिव में। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस kt की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। भाई देखो, अगर मैं t बढ़ाता हूं तो k इंटू टी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन ये वैल्यू किस में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है। नेगेटिव में वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है, कम होना। इसका मतलब e की पावर माइनस के टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और अगर e की पावर माइनस के टी की वैल्यू कम, तो a की वैल्यू भी कम, क्योंकि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल e की पावर माइनस के टी। सर सीधा सीधा ये हो गया, अगर e की पावर माइनस के टी की वैल्यू घटेगी तो a की वैल्यू भी घटेगी। अगर टाइम बढ़ रहा है तो e की पावर माइनस के टी की वैल्यू घटेगी। कुल मिलाकर सीधा सीधा सर ये हो गया, क्या हो गया कि अगर हम क्या करेंगे, टाइम को बढ़ाएंगे, अगर हम टाइम को बढ़ाते हैं यानी टी बढ़ाते हैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। और भाई सीधी सीधी बात है, ए क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। जैसे 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 टाइम बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता चला जाता, प्रोडक्ट का बढ़ता चला। नॉर्मली यही तो होता है, यानी कि शुरुआत में कुछ ना कुछ हमारा प्रोडक्ट होता है, वो क्या होता है हमारा, ए नॉट, सॉरी रिएक्टेंट होता है हमारा, कुछ ना कुछ शुरुआत में रिएक्टेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन हम कितनी मानते हैं, ए नॉट। और जैसे जैसे टाइम चलेगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती चली जाती है। इस ग्राफ में बस एक काम करना है, ये तो पता है टाइम बढ़ने पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, नहीं क्यों नहीं बना सकते सर ऐसे, क्योंकि ये जो ग्राफ है हमारा वो लीनियर ग्राफ नहीं है। लीनियर नहीं है, कैसा है सर, बस इसी वजह से हम इस ग्राफ को अलग टाइप से बनाते हैं। ये हमारा कैसा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल। ये डिक्रीज तो होगा, लेकिन लीनियरली डिक्रीज ना होकर कैसा होता है हमारा, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। और क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या बताया था, कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो हमारी कभी खत्म नहीं होती, मतलब इनफाइनाइट टाइम लेती है कंप्लीट होने में, कंप्लीट नहीं होती है। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, डॉट 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 करके जाती रहेगी। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो गया, लीनियर डिक्रीज होता तो एक टाइम पे आके ये क्या हो जाती है, खत्म। तो इसका ग्राफ केवल ये है जो अलग टाइप से बनता है, बाकी ग्राफ हमारे बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे करते हैं। अगला हमारा ग्राफ क्या है, एल एन ए वर्सेस टी। तो सर किसी का भी ग्राफ आपको बनाना है, सबसे पहले आपको करना क्या है, एल एन ए और टी जो भी आपको दे रखा होता है, इनके बीच में इक्वेशन देखिए, ऐसी कोई इक्वेशन है या नहीं है। मैं आ गया एल एन ए और टी, टी यहाँ पर दिख रहा है, एल एन ए मेरा यहाँ से मिल सकता है, एल एन इसी में तो आ रहा है, तो इस वाली इक्वेशन को उठाकर वहां रख दीजिए। यहाँ पर हमें एल एन ए वर्सेस टी में देखना, तो मैंने ये कर दिया यहाँ पर एल एन, सॉरी क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला देखो के इज इक्वल टू 1/t एल एन ए नॉट अपॉन ए। सर यही था हमारा फॉर्म, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो पहले होता है वो हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस, और जो इधर होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस। तो आपको करना ये है, इनमें से इधर आपको एल एन ए लेके आना है, इधर आपको टी लेके आना है, जो करना है वो कर दो। हम तोड़ मरोड़ करके करेंगे ऐसा। हम क्या करते हैं सर, एक काम करता हूँ, मैं के टी को इधर ले लो, टी को इधर ले लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, के टी इक्वल टू कितना बचेगा, एल एन ए नॉट अपॉन ए बचेगा। भाई यही बचेगा ना, बिल्कुल सर यही बचना है। अब हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, करना ये हमें, चलो एल एन को इधर लिख लो पहले, क्योंकि हमें इधर चाहिए, तो एल एन ए नॉट डिवाइड बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, के टी हो जाएगा, ठीक है सर। एक काम और करिए, क्या करिए, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, फिर मत लाओ। चलो हमें एक चीज पता है, क्या पता है सर, एल एन ए अपॉन बी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एल एन बी, लिख सकते हैं ना, जो डिवाइड में होता है वो माइनस में चला जाता है, ठीक है सर। इसको हम लिख सकते हैं एल एन ए नॉट, क्या लिख सकते हैं इसको, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, क्योंकि ए अपॉन बी को एल एन ए माइनस एल एन बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एल एन ए नॉट अपॉन ए को एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, ये लिख दिया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, के टी आ जाएगा। मुझे देखो टी मुझे इधर चाहिए था, इधर ही है मेरा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल एन ए मेरे को इधर चाहिए था, एल एन ए मेरा इधर ही है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन एल एन ए नॉट को मुझे इधर ले जाना पड़ेगा, ले जाओ भाई।
तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरा माइनस ln a इजिकल टू यहाँ पर क्या है kt, और ये जो ln a नॉट है ये किस चीज का है, प्लस का, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का। सर ये हो जाएगा माइनस ln a नॉट, ये तो हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, मेरे को जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, पॉजिटिव है, इसमें किसकी है ये, नेगेटिव की। तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं ये माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा ln a इजिकल टू यहाँ पर प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का हमारा kt, और ये ln ये हो जाएगा माइनस kt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का ln a नोट, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का ln a नोट। कुल मिलाकर अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं क्वेश्चन को, तो क्या बन जाएगा मेरा ln a इजिकल टू ln a नोट माइनस kt, ये हो जाता है। सही है भाई, मुझे लगता है इतनी सारी चीजें आपको दिखाई ये दे रही हो। ओके, ये आपको दिखाई दे रही है। अब इसमें से करना क्या है सर, मुझे पता है इसमें करना ये है, मेरे को इधर एक एक्सिस बनानी है, ठीक है, मुझे इधर एक एक्सिस बनानी है, ठीक है, ये मेरी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ये मेरी वाई एक्सिस होती है, और ये मेरी कौन सी होती है, एक्स एक्सिस होती है। सर वाई एक्सिस पे मैं किसको रखूंगा, ln a को, ये मैंने रख दिया ln a को। एक्स पे किसको रखूंगा, टी को, मैंने टी को रख दिया। अब इसमें से मुझे इक्वेशन को ये क्या करना है, मुझे इक्वेशन को देखना है एप्लीकेबल करके, y बराबर एम एक्स प्लस सी से, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। तो ये देखो y क्या है, ln a, सर ln a तो मेरा y होगी, ठीक है। x क्या है सर, xt है, इसका मतलब जो t है वो मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सा, ये t है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो x है वो कौन हो जाएगा, t हो जाएगा सर, ठीक है। y मेरा ln a हो गया, क्योंकि यहाँ से हमने पता किया, t हमारा क्या हो गया, x हो गया, वो हमने यहाँ से पता कर लिया, t हमारा x हो गया। जो x के साथ होता है वो कौन होता है, m, x के साथ कौन है सर, m है, जो कि माइनस के है, और बाकी जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो कौन होता है हमारा, c हमारा, मतलब ln a नोट हमारा बचेगा क्या, c। सर मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जीरो ऑर्डर के अगर आपने ग्राफ नहीं देखे तो वहां पर जाके देख लीजिए, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी का पूरा कंसेप्ट मैं वहां पर बता चुका हूँ। इसका मतलब कैसा, ये y एक्सिस हो गया, ये मेरा x एक्सिस हो गया। c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट पता है ना कि हमारा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा या कहीं नीचे से। अगर इस c की वैल्यू 0 आती है तो ग्राफ कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अगर इस c की वैल्यू निगेटिव आती है तो ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ऊपर से स्टार्ट। सर कहाँ कैसी आ रही है वैल्यू, पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब सर ग्राफ कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट हो। c की वैल्यू है कितनी, ln a नोट, तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ सर, इसकी वैल्यू होगी ln a नोट। अब क्या है इसका, अब देखिए मेरा m की वैल्यू कितनी है, माइनस की। सर नेगेटिव है पॉजिटिव, तो नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो नीचे जाती है, पॉजिटिव आती है तो ऊपर जाती है। तो नेगेटिव है तो वैल्यू का ग्राफ कहाँ आएगा, मेरा नीचे की साइड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी माइनस के। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये मेरा हो गया क्या, ग्राफ। तो हमारा क्या होगा, ln a वर्सेस t के बीच में ये हमारा ग्राफ हो जाता है। चलिए सर इतनी बात समझ में आ गई। अभी मुझे क्या करना, अगला ग्राफ समझते फिर और अच्छा लगेगा। क्या है सर इसमें, इसमें कुछ नहीं, ln a नॉट बाई a वर्सेस t है। इसका मतलब क्या है सर, इसमें ये देखना कोई ऐसी इक्वेशन है ln a नॉट बाई a वर्सेस t, सर सीधा सीधा कर देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अभी वाली इक्वेशन लिख दीजिए। अभी वाली क्या थी हमारी, ये थी k इक्वल टू 1/t और ln a नॉट अपॉन a, यही था ना, ठीक है। मेरे को निकालना है ln a नॉट अपॉन a की वैल्यू, तो t कहाँ चला जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा सर kt। बस यही चाहिए मेरे को, क्यों, क्योंकि इस साइड हो गया तो ये y एक्सिस पे आ जाएगा, और ये t उस साइड हो गया तो हमारा x एक्सिस पे आ जाएगा, और यही मेरे को चाहिए। यहाँ से निकालना क्या है मेरे को, y x c m, ये चीजें तो निकालनी है। ये मेरा y एक्सिस हो गया ln a नॉट अपॉन a, t क्या हो गया मेरा x हो गया, और जो x के साथ होता है, क्योंकि हम जानते हैं y बराबर क्या होता है, mx प्लस c, यही तो होता है बिल्कुल। y मेरा निकला है, x में जो x के साथ है मल्टीप्लाई में वो कौन होता है, m होता है, और जो साथ में ऐड हो रहा होता है या सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट। इसके साथ में कोई वैल्यू ऐसी है जो मतलब ऐड हो रही है, सब्सट्रैक्ट हो रही है, नहीं है, इसका मतलब सर c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। अब सर ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना लेते हैं। y एक्सिस पे किसको रखेंगे, y एक्सिस पे रखेंगे हम ln a नॉट अपॉन a, ठीक है। x पे किसको रखेंगे सर t। इंटरसेप्ट कितना है, c की वैल्यू कुछ है नहीं है, c की वैल्यू 0, तो सर इस बार ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट हो,
अब देखो m की वैल्यू कितनी सर, m की वैल्यू है k, पॉजिटिव है नेगेटिव, क्यों तो पॉजिटिव इस बार, तो ग्राफ हमारा कैसे जाएगा, सीधा सीधा ऐसे जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगी k। इस टाइप का ग्राफ बनता हमारा किसका, ln a नॉट अपॉन a वर्सेस t। अगला ग्राफ हमारा ये है log वेज tan a वर्सेस t। पहले आप खुद करके देख ले, ना हो तो फिर मैं करा ही रहा हूं इसको, है ना। तो सबसे पहले हमें ये देखना है log वेज tan, यानी इस बार log का जो बेस 10 है वो वाला फॉर्मूला लगना है, यानी log वेज 10 वाला। तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log वेज 10 a नॉट अपॉन a, बस रख दीजिए सर वैल्यू। अब यहाँ पर हमें निकालना है तो निकालिए, चलिए क्या हो जाएगा हमारा, k इक्वल टू 2.303 अपॉन t log वेज 10 a नॉट अपॉन a। सर अगर मेरे को log वेज 10 a नॉट अपॉन a की वैल्यू चाहिए, log वेज 10 a नॉट अपॉन a की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये t इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा kt अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में नीचे है किस में हो जाएगा, डिवाइड में 2.303। आई थिंक इतनी सारी मैथमेटिक्स आपको आती होगी, कि बेसिक मैथमेटिक्स ये तो मैंने भी आपको प्लेलिस्ट में करा रखा है। अब यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से एक काम करना, मुझे क्या चाहिए, log वेज 10 a चाहिए मेरे को, तो इसको अलग अलग करना है ए नॉट अपॉन ए को, तो मैं क्या करता हूँ log a अपॉन बी क्या सकते हैं, log a माइनस log b, तो इसको हम लिख सकते हैं log वेज 10 a नॉट माइनस log वेज 10 log वेज 10 a, यही तो हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा k अपॉन 2.303 इंटू टी। लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी हम एक काम करते हैं, क्या कर सकते हैं सर, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए log वेज 10 a की वैल्यू, तो मैं log वेज 10 a की वैल्यू को कैसे निकाल सकता हूँ भाई, देखिए अगर यहाँ से हम log वेज 10 a की वैल्यू चाहिए तो पहले वाला ही काम करना है जो पहले किया था, इधर हम लेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस log वेज 10 a इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये हो जाएगा हमारा k अपॉन 2.303 इंटू टी, और ये वैल्यू प्लस की इधर जाके हो जाएगी माइनस की log वेज 10 a नॉट, ये तो हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से माइनस को हटाना, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, log वेज 10 a इज इक्वल टू, ये वैल्यू प्लस की तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये हो जाएगा माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी, और ये वैल्यू किसकी, माइनस की, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा log वेज 10 a नॉट, मैंने ऐसे लिख दिया है। तो ये हमारी इक्वेशन हमारी बन गई फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ से मुझे निकालना क्या है भाई, y बराबर mx प्लस सी से, तो क्या होता है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मुझे यहाँ से कंपेयर करना है तो करिए कंपेयर भाई, कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो y कौन है हमारा, y है log वेज 10 a, x कौन है t, तो y है log वेज 10 a, x कौन है t, x के साथ जो होता है वो कौन होता है m, बाकी कौन होता है हमारा c। सर बिल्कुल पहले की तरह ग्राफ है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, देखिए इधर इस तरह से हम करेंगे, y एक्सिस पे लिख दीजिए, किसको लिखना भाई, y एक्सिस पे कौन आएगा, y पर हमारा log वेज 10 a, ठीक है, और x पे कौन है t, यही है ना, ठीक है। अब रखिए y पे ये हुए। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है, c की वैल्यू log वेज 10 a नॉट, प्लस है नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सर कहीं ना कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा, ये हो जाएगी हमारी log वेज 10 a नॉट। इसके बाद अब बताइए, फिर देखो हम स्लोप, स्लोप कौन है, ये m की वैल्यू क्या है, k अपॉन 2.30, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है तो नीचे आएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है सर कहाँ आएगा, नीचे की साइड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस k अपॉन 2.303। मुझे लगता है बिल्कुल पहले वाला है, ये वाला ग्राफ है, और इक्वेशन ही वही थी, बस यहाँ पर अंतर क्या था, यहाँ पर ln की टर्म यानी नेचुरल लॉग की टर्म में था, और यहाँ पर हमारा कॉमन लॉग की टर्म, बस इतना अंतर है, ठीक है भाई। मुझे लगता है 4 ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला ग्राफ देखते हैं, नंबर 5, बहुत छोटा सा ग्राफ है, कुछ नहीं इसमें भी, क्या है इसमें बिल्कुल सेम, ये जो तीसरा ग्राफ करवाया उसी की तरह है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, और log वेज 10 a नॉट अपॉन a, यही है ना। अगर मेरे को वैल्यू निकालने किसकी, log वेज 10 a नॉट अपॉन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये t इधर चला जाएगा, ये चला जाएगा k अपॉन 2.303 इंटू टी, यही तो हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा। तो यहां से सर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि y कौन है, x कौन है, m कौन है, c कौन है। तो भाई ये कौन है, y एक्सिस, ये कौन है x एक्सिस, जो x के साथ होता है वो कौन होता है m, c है
कोई भी चीज ना सब्सट्रैक्ट हो रही ना ऐड हो रही, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, सी की वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 हो जाएगी तो हम उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कौन आ जाएगा वाई एक्सिस पे, यहाँ आ जाएगा लॉग वेज 10 ए नॉट अपॉन ए, और एक्स पे कौन आ जाएगा सर, टी आ जाएगा। इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी। स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है सर, के अपॉन 2.3, तो हमारा क्या आएगा, ग्राफ हमारा सीधा आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी के अपॉन 2.303। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं सर अपना लास्ट जो ग्राफ है, इसके बाद कोई ग्राफ नहीं, ठीक है सर। ये है टी हाफ वर्सेस ए नोट। भाई टी हाफ का कोई फॉर्मूला था हमारा, बिल्कुल था सर। टी हाफ में हमने पढ़ा था 0.693 अपॉन के, बिल्कुल सर। इसी फॉर्मूले को लिख दीजिए पहले तो। यहां जब लिखेंगे टी हाफ इज इक्वल टू कितना है, 0.693 अपॉन के, ये दे रखा है। अब एक चीज देखो, यहां रखना है हम वाई एक्सिस, ये कौन हमारा एक्स एक्सिस, यानी कि अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे ये सर वाई एक्सिस पे लिख दीजिए, किसको, वाई एक्सिस पे लिख दीजिए, इसको रखना है टी हाफ को, और इधर किसको रखना है, ए नॉट को, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या सा, टी हाफ। अब इसमें निकालो, इस वाले इक्वेशन में ये क्या हो गया हमारा सर, वाई एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। कहीं पर भी आपको ए नोट दिखाई दे रहा है इस फॉर्मूले, नहीं दिख रहा, इसका मतलब ए नोट नहीं है, तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं सर जो टी हाफ है इसका ए नोट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। डिपेंड नहीं कर रहा है क्या मतलब होता है, इसका मतलब ए नोट की पावर क्या होगा, 0, और किसी की भी पावर 0 होती है तभी तो वैल्यू 1 होती है भाई, इसका मल्टीप्लाई हम 1 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया सर यहाँ पर ए नोट की जो पावर है वो कितनी होगी हमारी, 1, या फिर हम बोल सकते हैं 0। हम ये बोल सकते हैं सर यहाँ पर ए नोट है नहीं, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा तो हमारा जो ग्राफ है वो सीधा सीधा कैसा आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा, और ये जो इंटरसेप्ट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0.693 अपॉन के, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू जाएगी, वो वेरी नहीं करेगा। टी है बढ़ाओ या घटाओ, ए नोट को हम बढ़ाएं, इनिशियल कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या घटाएं, उससे टी हाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, और वो ये बनता है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। हम बोल सकते हैं सर टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट depend on the initial concentration of रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई, नॉर्मली पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसका टी हाफ यानी टी 50% किस पर डिपेंड नहीं करता, हमारा किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। इस लेक्चर में हम इतना ही करने वाला, अगला लेक्चर लेके आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए आप वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बेल आइकन जरूर दबा लें भाई।